हेलो एवरीवन, आपके इस चैनल पर आपका स्वागत है। जब हम किसी कंपनी के वैल्यूएशन चेक करने की बात कर रहे होते हैं तो मोस्टली इन्वेस्टर्स का ध्यान पी रेशो की तरफ ही जाता है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो की तरफ ही जाता है। लेकिन पी रेशो अकेला काफ़ी नहीं है किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन चेक करने के लिए। पी रेशो को चेक करने से पहले पर्सनली मेरा मानना है कि ईवी एबिटा को देखना चाहिए। और अगर आप ईवी एबिटा को इग्नोर करते हैं तो मैं बता सकता हूँ कि आप इन्वेस्टिंग करते समय बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे होंगे। सो फोकस के साथ में देखना, ये वीडियो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ईवी एबिटा की मेट्रिक आप पी रेशियो से ज़्यादा यूज़ करने लग जाओगे और इसे प्रेफर करने लग जाओगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। सवाल आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। देखिए, मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है और आगे देखता है कि अगले साल में क्या होने वाला है। ब्रोकर के रिपोर्ट्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और ये सारा परसेप्शन बेस्ड होता है। कुछ भी अगर चेंजेस आते हैं तो ये फॉरवर्ड लुकिंग जो भी हमें कैलकुलेशन देखने को मिल रही है ये चेंज हो सकती हैं। अब इसीलिए ईवी एबिटा का मेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंसिडर कर लेता है कि डेट का रिस्क, जो कंपनी के पास में डेट का रिस्क ऐड हुआ है, इसने कंसिडर कर लिया है। पी रेशो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप यहाँ पे कौन सी कंपनी को चूज करोगे? लॉजिक बहुत आसान है, आप ऑलवेज ऐसी कंपनी को चूज करोगे जिसके अंदर रिस्क कम है और जिसके वैल्यूएशन का अट्रैक्टिव है। तो ये वाली कंपनी हमारे लिए पिक हो जाती है। हम इस वाली कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए चूज करेंगे और हमारा पैसा इस कंपनी के अंदर लगेगा। यही तरीका होता है आसानी से कंपनी को चूज करने का ऑन दी ईवी एबिटा मेट्रिक। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार मैं आपको पी रेशो के साथ में भी कंपैरिजन करके बताऊंगा कि पी रेशो और ईवी एबिटा के अंदर एग्जैक्टली डिफरेंसेस क्या हैं। खासतौर से तब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम ऐसी कंपनीज की बात कर रहे हो जिनमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है, यानी कैपेक्स बहुत बड़ा करना पड़ता है। कैपिटल हैवी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ये वो कंपनीज हैं या वो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले या इनकम जनरेट होने से पहले काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम सीमेंट इंडस्ट्री को समझ सकते हैं, ऑयल रिफाइनरीज हो गए, होटल बिजनेस हो गया या एनर्जी सेक्टर को भी इसके अंदर देखा जा सकता है, जिनके अंदर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारी लगती है और उससे इनकम जनरेट होने में काफ़ी टाइम लगता है। और एट टाइम्स ऐसे केसेस में पी रेशो अकेला वैल्यूएशन मेट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी नहीं होता। ईवी एबिटा की मेट्रिक को लॉजिकली समझने के बाद में आपके पास में कंपनी वैल्यूएशन को लेकर के बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़बरदस्त आइडिया रहेगा। तो थोड़ा पेशेंस के साथ में आपको समझना होगा। जब हम पी रेशो पर फोकस कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कंपनी की फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी की। लेकिन जब कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस की बात आती है, हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे खर्चे आ जाएं या कुछ ऐसे इनकम सोर्सेस के थ्रू जनरेट हो जाए जिसका बिजनेस के ऑपरेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। हो सकता है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या हो सकता है कंपनी की प्रॉफिट नीचे आ जाए, लेकिन हो सकता है कि उसका कनेक्शन कोर ऑपरेशन से हो ही ना। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इसी चीज़ से ओवरकम करने के लिए हमें ईवी एबिटा जैसे मेट्रिक की जरूरत पड़ती है। देखिए, हमेशा की तरह एक्सप्लेनेशन को लॉजिकल बनाने का प्रयास होगा, उसके अंदर आपका पेशेंस लगेगा, स्टेप बाय स्टेप जाना होगा और इस पूरे एक्सप्लेनेशन को मैं आपके लिए बिल्कुल ईजी करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए, फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सिंपल है, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय एबिटा। एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, एंटरप्राइज वैल्यू लॉजिकली देखें तो अगर कोई कंपनी हमें बाय करनी है, एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास में एक है कंपनी ए है जिसे हमें अक्वायर करना है। इसे अक्वायर करने के लिए जितने भी उसके शेयर्स मार्केट के अंदर है वो हमें बाय करने होंगे। और अगर इस कंपनी ने कोई लोन लेकर के रखा है वो भी हमें चुकाना होगा। अगर कोई कंपनी हमें बाय करनी है, उसके शेयर तो हमें खरीदने ही हैं और उसके साथ में जो उसने लोन लेकर के रखा होगा उसके ऊपर जो देनदारियां होंगी वो भी हमें चुकानी होंगी। वही इसका फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। मार्केट क्या है, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी के अंदर है उसे हमें बाय करना है, प्लस कंपनी के नेट डेट कितने वो हमें चुकाना है। अभी नेट डेट क्या होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मार्केट कैप ठीक है 5 लाख करोड़ का है, प्लस इसका नेट डेट हम मान लेते हैं 1 लाख करोड़ का। तो एंटरप्राइज वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6 लाख करोड़। ठीक है, 6 लाख करोड़ इस कंपनी को बाय करने के लिए, एक अक्वायर अगर करना है इस कंपनी को तो 6 लाख करोड़ रुपए पे करने होंगे। नेट डेट की कैलकुलेशन भी सिंपल है। नेट डेट क्या होता है? मान लेते हैं कंपनी ने 1.5 लाख करोड़ का लोन लेकर के रखा है और कंपनी के पास में 50,000 करोड़ का कैश नहीं पड़ा है। तो ये जो इंटरनली कैश पड़ा है वो डेट में से माइनस हो जाएगा, लॉजिकल है, राइट? तो यानी नेट डेट कंपनी के पास में बचा 1 लाख करोड़ का, यानी जो अंदर कंपनी के पास में कैश पड़ा है वो तो बायर को मिल जाएगा। यानी लोन चुकाने के लिए एडिशनल कितनी कीमत चुकानी होगी? वो 1 लाख करोड़ है, वही हमने यहाँ पे बाय किया। एंटरप्राइज वैल्यू बिल्कुल सिंपल है, यानी अब बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा जाए, अगर हमें कोई कंपनी ए बाय करनी है तो हमें उसके लिए कितना रुपया चुकाना होगा, वही एंटरप्राइज वैल्यू होता है।
अब ये एंटरप्राइज वैल्यू को वैल्यूएशन मेट्रिक की तरह ही यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपको लॉजिकली समझ में आ रहा होगा कि ओवरऑल इसकी एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, यानी किसी भी कंपनी की वो कीमत जो हम उसके लिए चुका सकते हैं उसके कंपैरिजन में करेक्ट वैल्यूएशन क्या है, वही हम जज करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या था, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय EBITDA। EBITDA क्या होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट पर किस तरीके से EBITDA कैलकुलेट होता है उसको हम आसानी से समझ लेंगे। इस एग्जांपल के अंदर आप देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू दिया हुआ है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ खर्चे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ तक यानी EBITDA जब तक कैलकुलेट हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हो, उसको बाद में डिटेल से समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर कैलकुलेशन चल रही है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऊपर रेवेन्यू है, रेवेन्यू यानी कंपनी ने कितनी सेल की है, उसके बाद में सारे खर्चे आना स्टार्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली हम नेट प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये खर्चे जुड़ते जाते हैं अलग अलग टाइप के खर्चे, और एक इसी तरीके से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को जज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर EBITDA के अंदर हम नेट प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करते हैं। नाम क्या था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यानी हम उन्हीं खर्चों को कंसिडर करेंगे जो कंपनी के लिए ऑपरेशनली मैटर रखते हैं, यानी किसी भी बिजनेस को चलाने से जुड़े जितने भी खर्चे हैं उनको तो हम कंसिडर करेंगे, बाकी ऐसे किसी भी खर्चे को हम कंसिडर नहीं करेंगे जो नॉर्मल ऑपरेशन से बाहर आता है। इसमें अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम्स को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, और इस कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या चल रही है इन कंपैरिजन टू एंटरप्राइज वैल्यू वो जज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कंपनी अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 10,000 करोड़ कमा रही है, उसके सामने 4,000 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी कर रही है। अब ये 4,000 कैसे है, एग्जाम्पल है, ठीक है। 4,000 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट कर रही है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपनी ने कर लिए। मैं मान करके चल रहा हूँ कि आपको इनकम स्टेटमेंट की बेसिक्स पता होंगे, अगर नहीं भी पता है तो ये आपको मैनुअली क्रिएट नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपको कंपनी की फाइलिंग्स के अंदर मिल जाती हैं, और आजकल वेबसाइट्स पर ये सारी चीज़ें ब्रेकअप होकर के मिलती हैं। तो यानी EBITDA को सिंपली हम बोले तो ये हमारे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हम इसको सिंपली बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मेट्रिक आपको सारी की सारी वेबसाइट्स पर मिलती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं सारे यहाँ पर आ चुके हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं प्लस कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं सब यहाँ पर जुड़ गए हैं। और इस एग्जाम्पल के अंदर हम एक बार इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अरे इस एग्जाम्पल के अंदर देखें तो इस एग्जाम्पल के अंदर कंपनी 17% का EBITDA मार्जिन रखती है, यानी कंपनी ऑपरेशनली अपने बिजनेस से 17% अपने रेवेन्यू का कमाती है। और एग्जांपल इस वाले इनकम स्टेटमेंट के लिए एंटरप्राइज वैल्यू कंपनी की आज की तारीख में चल रही है 17,000 करोड़ की, 17,000 करोड़ की। और यहाँ तो कंपनी ने कितना EBITDA किया है, 1,700 करोड़ का, तो डिवाइड बाय 1,700 करोड़ आंसर आएगा क्या। यानी कंपनी अपने एंटरप्राइज वैल्यू के कंपैरिजन में 10 का EBITDA, इन शॉर्ट 10 का EBITDA पे ट्रेड कर रही है। अब यहीं पे हो सकती है कि दूसरी कंपनी, हो सकता है दूसरी कंपनी 12 के EBITDA पे चल रही हो सकता है कोई कंपनी 7 के EBITDA पे चल रही हो। तो ये हमें उनके कंपैरिजन करने होते हैं कि क्यों सस्ता वैल्यूएशन मिल रहा है और क्यों एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मिल रहा है। ऑल डिपेंड्स ऑन दी ग्रोथ। अब उसी पे हम बात करने वाले हैं कि करंट मेट्रिक तो कुछ भी चल रही है, पर आगे हमारे लिए क्या मैटर करता है वो हम फॉरवर्ड लुकिंग मेट्रिक के तौर पर देखते हैं, और उसी पर हम बात करने वाले हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग मेट्रिक होती क्या है। एक काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल होने वाला है। मान के चलते हैं कि एक कंपनी है जिसका एंटरप्राइज वैल्यू आज की तारीख में 1,100 करोड़ का है, ठीक है, और ये कंपनी अपने पास 20% का EBITDA मार्जिन के साथ में काम कर रही है। कंपनी ऑपरेशनली जो EBITDA इसका मार्जिन है वो 20% का है, ठीक है। इसका रेवेन्यू भी 20% से ग्रो कर रहा है। ये एक बेस एग्जांपल लेकर के चल रहा है। कोई भी कंपनी है, हम इसी एग्जांपल के साथ में समझ रहे हैं कि ये कंपनी ग्रो कर रही है और इसके करंट वैल्यूएशन फॉरवर्ड लुकिंग वैल्यूएशन के सामने कैसे ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू है 1,100 करोड़, कंपनी के पास में आज की तारीख में रेवेन्यू है 500 करोड़ के, और इसका 20% जो कि EBITDA है वो आएगा 100 करोड़, ठीक है। यानी अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए 1,100 डिवाइड बाय दैट इज इट्स एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय EBITDA जो कि 100 है, हमारे पास में आंसर आता है 11। यानी 11 के एक्स वैल्यू पर यानी EBITDA पर ये कंपनी आज की तारीख में ट्रेड कर रही है। बट जैसा कि हमने कहा कि ये कंपनी 20% से ग्रो भी करने वाली है, यानी हर साल इसके रेवेन्यू 20% से बढ़ते जा रहे हैं।
ठीक है, ये 20% से बढ़ गया और 600 के ऊपर 20% कैलकुलेट की जाए तो 720। 2 साल बाद 500 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली कंपनी 720 करोड़ का रेवेन्यू कर रही होगी, राइट। और 720 करोड़ के ऊपर 20% एबिटा मार्जिन अगर देखा जाए तो कंपनी का एबिटा होगा 144 करोड़। 144 करोड़ का प्रॉफिट एबिटा करने वाली कंपनी आज की तारीख के हिसाब से, आज के एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से 1100 करोड़ का आज का एंटरप्राइज वैल्यू है, तो 7.7 के मल्टीपल पर इस वक्त ये कंपनी अवेलेबल है। करंट वैल्यूएशन ज़्यादा दिख रहा है, 11 का दिख रहा है, क्योंकि आज एबिटा कंपनी का करंट फाइनेंशियल ईयर में 100 है, लेकिन 2 साल बाद 144 हो जाएगा। मोर देन 40% की ग्रोथ एबिटा के अंदर दिखने वाली है और इसीलिए करंट वैल्यूएशन पर कंपनी 7.7x पर अवेलेबल है ऑन दी EV एबिटा मैट्रिक। सवाल आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। देखिए, मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, और आगे देखता है कि अगले साल में क्या होने वाला है। ब्रोकर के रिपोर्ट्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और ये सारा परसेप्शन बेस्ड होता है। कुछ भी अगर चेंजेस आते हैं तो ये फॉरवर्ड लुकिंग जो भी हमें कैलकुलेशन देखने को मिल रही है ये चेंज हो सकती हैं, बट मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है और आगे के मल्टीपल्स के हिसाब से आज के प्राइसिंग तय होते हैं। इसी आपको देखने को मिलता होगा कि कुछ कंपनीज का PE रेशो 100 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, राइट। वो बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक लग सकता है, लेकिन उसके 2 साल बाद के वैल्यूएशन के हिसाब से उसे देखा जाए तो ये PE रेशो 2 साल बाद शायद 50 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। इसलिए मार्केट उसे पहले ही बेकिन कर लेता है। ऐसी कंपनीज का जो भी परफॉर्मेंस आगे आने वाला है, मार्केट उसकी प्राइसिंग आज ही तय कर देता है और ये EV एबिटा की बेसिक कैलकुलेशन है ऑन दी फॉरवर्ड लुकिंग मैट्रिक। इस एग्जाम्पल को और आगे ले जाते हैं और मान करके चलते हैं कि कंपनी ग्रोथ तो दिखाएगी, पर ये ग्रोथ अब डेट के साथ दिखाने वाली है, यानी फॉरवर्ड लुकिंग मैट्रिक विद डेट कैसे रहने वाला है, अब हम उसकी बात करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी के अंदर सारी सिचुएशन सेम है, बस एक चीज ऐड हो गई है, वो है डेट। ये 200 करोड़ का कंपनी के पास में डेट एडिशनल आ गया है, बाकी सारी चीजें वही हैं कि कंपनी का एबिटा मार्जिन 20% का है, रेवेन्यू ग्रोथ भी 20% की ही रहेगी और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो हमने पिछला एग्जांपल लिया था वही है, लेकिन 2 कंपनियां किस तरीके से अलग अलग वैल्यूड हो सकती हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंटरप्राइज वैल्यू का बेस कैलकुलेशन है जो हमने पिछली बार भी लिया था 1100 करोड़ का, कोई डेट नहीं है, ये बिल्कुल पुराना ही चलेगा जो 11 का मल्टीपल EV एबिटा के मैट्रिक को पिछली बार मिला था। लेकिन अब क्या हो गया है, इस एग्जाम्पल के अंदर हमने 200 करोड़ का डेट ले लिया। 200 करोड़ का डेट लेने से मैंने क्या बताया था कि एंटरप्राइज वैल्यू ऊपर चली जाती है। 1100 करोड़ की जो ऑलरेडी जो एंटरप्राइज वैल्यू चल रही थी वो 200 करोड़ का डेट आने के बाद में 200 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। डेट आपके मार्केट कैप में जुड़ जाएगा और एंटरप्राइज वैल्यू सिंपली 200 करोड़ से ऊपर जा रही है, तो न्यू एंटरप्राइज वैल्यू क्या हो जाएगी, 1300 करोड़ हो जाएगी। रेवेन्यू तो वही रहा जो पहले था, ठीक है, और एबिटा मार्जिन तो वही रहेंगे। तो एबिटा 100 करोड़ का जो हम कर रहे हैं, लेकिन इस बार एंटरप्राइज वैल्यू ऊपर जाने की वजह से 13x का एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय एबिटा, तो 13x के मल्टीपल पर ये ट्रेड कर रही है ऑन द मैट्रिक ऑफ EV एबिटा, ठीक है। यानी पिछले एग्जांपल के अंदर ये 11 पे ट्रेड कर रही थी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डेट ले लिया कंपनी ने, तो इसका मल्टीपल 13 हो गया, एक्सपेंसिव लग रही है इन कंपैरिजन टू दी अर्लियर एग्जांपल। इसी तरीके से कंपनी ग्रो करती रहेगी 20% से और 2 साल बाद कंपनी के रेवेन्यू वही होंगे से 720 करोड़ की हमने पिछले एग्जांपल के अंदर बात की थी। सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के लिए हमने डेट डाला है और डेट के बेसिस पर कंपनी का अगर यहाँ पर देखा जाए तो EV एबिटा 9 के मल्टीपल पर चल रहा है, जबकि पिछली स्लाइड पर हम जाकर के देखें 7.7 का था। अगर हम यहाँ पर देखें, ये पिछला एग्जाम्पल था, तो ये 7.7 यहाँ पर हमें मल्टीपल दिख रहा था। तो इन कंपैरिजन ऑफ दिस 7.7 डेट वाले केस में कंपनी एक्सपेंसिव ट्रेड कर रही है। अब इसीलिए EV एबिटा का मैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंसिडर कर लेता है कि डेट का रिस्क, जो कंपनी के पास में डेट का रिस्क ऐड हुआ है, इसने कंसिडर कर लिया है। PE रेशो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। PE रेशो के अंदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जो इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस होंगे और डेप्रिसिएशन जो आपने एसेट खड़ी की है, इनको जोड़ लिया जाता है। बट जो डेट का रिस्क एंटरप्राइज वैल्यू के थ्रू हमें यहाँ पे देखने को मिला है, इसीलिए ये बहुत ब्यूटीफुल मैट्रिक है इन कंपैरिजन टू PE रेशो। जब बात होती है बड़ी कंपनीज की जहाँ पर कैपिटल बहुत ज़्यादा लग रहा है, डेट लेना पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में ये मैट्रिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, हो सकता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगा हो और मैं मान करने चलता हूँ कि वीडियो की थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है,
लेकिन इसके अंदर मैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ और उसके अंदर बताने वाला हूँ कि कोई कंपनी अगर 20% से ग्रो कर रही है और कंपनी के पास में कोई डेट नहीं है और ऐसी कंपनीज की हम तलाश करते हैं और ऐसी कंपनी के अंदर वैल्यूएशन मेट्रिक के अंदर कैसे चेंज आ सकते हैं वो बात करेंगे। देखिए, आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करने का प्रयास रहता है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक एक स्टेप को बार बार रिपीट करके आपको बताता रहूँ ताकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो पर्पस सॉल्व होना चाहिए। EV EBITDA की मेट्रिक आपके लिए लाइफ टाइम के लिए एकदम क्लियर होनी चाहिए और यही प्रयास रहता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे जो कि बात करती है कंपनी ग्रो कर रही है विद दी 20% ग्रोथ रेट बट विद दी नेट कैश। सेम एग्जांपल है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं बदला है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बदलेगी। पिछली बार 200 करोड़ का कंपनी के पास में नेट डेट था, इस बार 200 करोड़ नेट कैश है, यानी नेट डेट नेगेटिव हो गया। यानी पिछले एग्जांपल के अंदर कंपनी डेट लेकर भी चल रही थी, इस बार कंपनी के पास में कैश भरा हुआ है, यानी नेगेटिव नेट डेट होने की वजह से एंटरप्राइज वैल्यू कंपनी की कम होने वाली है। ठीक है, यही बात की थी। एंटरप्राइज वैल्यू का अगर फॉर्मूला आपको देखना है तो इस पर चले जाते हैं, इसके अंदर नेट डेट को जोड़ते हैं, राइट। नेट डेट को जोड़ने की वजह से एंटरप्राइज वैल्यू ऊपर चली जाती थी, यहाँ पर नेट डेट वैल्यू नेगेटिव है, यानी कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रेंथ वाली है और एंटरप्राइज वैल्यू को नीचे ले आएगी। सेम एग्जांपल है, पुराना ट्रेलिंग अगर देखा जाए तो 1100 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यू आ रहा है, जिसमें से माइनस किया हमने नेट डेट यानी कंपनी के कैश, यानी कंपनी सस्ती हो गई है और कंपनी की ग्रोथ भी बढ़िया है। वही एग्जांपल है, 20% से रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, 20% के EBITDA मार्जिन कंपनी के चल रहा है। ठीक है, 500 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर कंपनी EBITDA करती है 100 करोड़ का, यानी 900 डिवाइड बाय 900 डिवाइड बाय 100 का EBITDA, यानी 9x के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, जबकि ओरिजिनल केस ने 11x पर ट्रेड कर रही थी। ठीक है, ये इम्पैक्ट है कंपनी के पास में कैश होने का, यानी एंटरप्राइज वैल्यू नीचे आने की वजह से हमारे मल्टीपल्स कम हो गए। सिमिलरली 2 साल बाद 20% से कंपनी ग्रो करती जा रही है। ठीक है, 720 करोड़ का कंपनी के पास में रेवेन्यू है, 144 करोड़ का EBITDA करती है ऑन दी एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ 900 जो कि आज का है, डिवाइड बाय 2 साल बाद का अगर EBITDA देखा जाए तो कंपनी इस वक्त 6.3x के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है और ऐसी ही कंपनीज की हमें लॉजिक एक तलाश रहती है जिनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और कंपनी रिस्क फ्री भी हो, जो कि एक्सटर्नल डेट की वजह से ऐड हो जाता है और ऐसी कंपनियां ज़्यादा अच्छे से स्टॉक होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए फॉर्म करती हैं। 2 सिनेरियो हमने जो अभी तक किए उनको शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं। डेट का सिनेरियो है और एक है कैश सिनेरियो। ठीक है, दोनों के अंदर फॉरवर्ड लुकिंग मेट्रिक को देखा जाए 2 साल बाद की तो 6.3x की जो हमने मल्टीपल की ऊपर बात की है ये वाला है, और डेट के केस में जिससे हमारी एंटरप्राइज वैल्यू काफ़ी ऊपर चली गई थी, 1300 करोड़ पे चली गई थी, 200 करोड़ का डेट लेने से वो 9x पे बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे कौन सी कंपनी को चूज़ करोगे? लॉजिक बहुत आसान है, आप ऑलवेज ऐसी कंपनी को चूज़ करोगे जिसके अंदर रिस्क कम है और जिसके वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। तो ये वाली कंपनी हमारे लिए पिक हो जाती है, हम इस वाली कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए चूज़ करेंगे और हमारा पैसा इस कंपनी के अंदर लगेगा। यही तरीका होता है आसानी से कंपनी को चूज़ करने का ऑन दी EV EBITDA मैट्रिक। सो इन शॉर्ट आपको EV EBITDA की मैट्रिक्स अभी समझ में आ चुकी है एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार मैं आपको PE रेशो के साथ में भी कंपैरिजन करके बताऊंगा कि PE रेशो और EV EBITDA के अंदर एग्जैक्टली डिफरेंसेस क्या हैं। एक इनकम स्टेटमेंट को देख लेते हैं और उसके ऊपर बात कर लेंगे। देखिए, आपको EV EBITDA के ऊपर ज़्यादा लोग बात करते हुए नहीं मिलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। PE रेशो रेडली अवेलेबल होता है और उसके ऊपर बात करना आसान होता है और उसमें कुछ मेहनत भी नहीं लगती। EV EBITDA के अंदर थोड़ी समझ को डेवलप करना पड़ता है और वही मेरा प्रयास है कि आपको दिया जाए। देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा सिंपली आपको समझ में आ जाएगा एंड दैट विल बी टोटली आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। जब आप वैल्यूएशन की बात करेंगे तो EV EBITDA को ही आप आगे जाकर के कंसिडर करेंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो एक एग्जाम्पल को और ले लेते हैं। मैं चाहूँगा कि इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इससे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, सीधा मैं एग्जांपल पे लेकर जाऊँगा, नरेशन दे देता हूँ कि यहाँ पर सीधा हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं जो कि EBITDA के थ्रू आता है, उसे हम एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल की बात मैं करने वाला हूँ। ठीक है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट PE रेशो के अंदर आता है। ठीक है, इसलिए PE रेशो को हम बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे, PE रेशो को हमें कंसिडर करना है, पर EV EBITDA किस तरीके से बेटर हो सकता है, EBITDA का कंसिडरेशन किस तरीके से बेटर हो सकता है, वो एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, और एक थंब रूल है जिसे आपको नोट करके रखना है कि नेगेटिव EBITDA किसी भी कंपनी के अंदर आ जाए, नेगेटिव EBITDA किसी भी कंपनी के अंदर आ जाए तो उसे कभी भी
नेवर इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। यानी कंपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिल्कुल जीरो है, कंपनी अपने ऑपरेशन से भी नहीं कमा पा रही, ठीक है, ऐसी कंपनी को हम कभी भी फिल्टर आउट भी नहीं करते हैं, ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल एट द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो जो मैंने आपको दिया था वही है, अलग नहीं है। अब इसके अंदर दो चीज़ों को हम देखेंगे कि पी रेशो और EBITDA, यानी EBITDA पे इम्पैक्ट क्या आता है, क्यों हम EBITDA के ऊपर जोर दे रहे हैं कैपेक्स वाली कंपनीज के अंदर, और क्यों हम पी रेशो को कम देखते हैं। देखिए, पी रेशो को देखना है, आई एम नॉट सेइंग कि पी रेशो को बिल्कुल ही नहीं देखना। पी रेशो एक अलग इन्फॉर्मेशन देता है, EBITDA आपको अलग इन्फॉर्मेशन देता है। दो केसेस हैं यहाँ पर आपके इस केस के अंदर, एक है लो कैपेक्स वाला जिसके अंदर कैपेक्स कम है, और एक है हाई कैपेक्स वाला जिसके अंदर लोन बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम एग्जांपल है, इसके अंदर आप देखोगे कि दोनों के अंदर 17% का EBITDA मार्जिन है, और दोनों ही केसेस में 1700 करोड़ का कंपनी EBITDA ला रही है। आप देख रहे हैं कि कैपेक्स तो बढ़ गया यहाँ पर, और EBITDA के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, और यही कारण है कि हम EBITDA को कंसिडर करते हैं। अब ये सब कैसे हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, बेसिक मेट्रिक है, कंपनी 10,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, 40% के ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट है, दोनों केसेस में सेम है, कोई फर्क नहीं आ रहा। कंपनी उधार लेती है या नहीं लेती है, देखिए उसका कंपनी के ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं होता। कंपनी तो वैसे ही काम करेगी, मशीनरी वैसे ही काम करेगी, कोई मशीन या कोई कंपनी इस तरीके से उदास नहीं हो जाएगी कि भाई क्योंकि लोन ले लिया। मशीन तो उसी हिसाब से प्रोडक्शन करेगी, वर्कर उसी हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। इट इज़ द कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि चेंज हो गया, वो हमारी नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का पार्ट होता है, नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का पार्ट होता है, और ये EBITDA के अंदर कंसिडर नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हम बार बार कहे जा रहे हैं कि EBITDA को ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए कंसिडर किया जाता है। नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो कैपेक्स की वजह से चेंज हो रहे हैं, डेट की वजह से चेंज हो रहे हैं, वो क्या है? पहला है कि कंपनी ज़्यादा अगर एसेट लगा रही है, मशीन्स लगा रही है, तो उस पर डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। 300 करोड़ का डेप्रिसिएशन पहले हुआ करता था, अब बढ़ करके 600 करोड़ का हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे अगर कंपनी के पास में डेट बढ़ गया, ठीक है, तो 200 करोड़ का इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले होता था, अब 400 करोड़ का हो रहा है, ठीक है। टैक्स पे कोई फर्क नहीं आएगा, वो स्टैंडर्ड होता है। टैक्स पर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो तो सरकार ले जाएगी, इसकी कंपनी के ऑपरेशन से कोई लेने देना नहीं है, राइट। इसलिए टैक्स को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस पी रेशो के लिए, जो कि फोकस करता है कि कंपनी की फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी पे तो इम्पैक्ट डाल रहा है, तो कंपनी की एफिशिएंसी से इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ EBITDA को जब हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ तक इनके अंदर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट नहीं होती हैं। और EBITDA जब कंपनी की ऑपरेशन एफिशिएंसी को समझना हो तो EBITDA को ही कंसिडर किया जाता है। आई थिंक मैंने 1000 टाइम ये बात बोल दी होगी, और मैं मान करके चलता हूँ कि आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। अब जो दो मैट्रिक है, पी रेशो और EBITDA, इनके ऊपर इन दोनों केसेस का क्या असर आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। बेसिक इक्वेशन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मार्केट कैप है कंपनी का 17,000 करोड़ का, कंपनी डेट ले लेती है यहाँ पर 3,000 करोड़ का, ठीक है। यानी इन दोनों को अगर जोड़ दें तो हमारे पास में नया एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगा 20,000 करोड़ का। वो हमने ऑलरेडी फार्मूला के थ्रू समझा होगा, ये रहा फार्मूला के थ्रू आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यानी मैं पुराने केस के अंदर, यानी इस वाले केस के अंदर बात करूँ जिसके अंदर अभी डेट लिया नहीं है, तो यानी 17,000 डिवाइड बाय 1700 को 1700 का आपका, सॉरी ये वाला 1700 का EBITDA, यानी 10x मल्टीपल पर इस वक्त कंपनी काम कर रही है। लेकिन जब ये कंपनी डेट ले लेती है तो उसका एंटरप्राइज वैल्यू बढ़ जाता है, 20,000 करोड़ हो जाता है, और इसी EBITDA की वजह से आपको ये मल्टीपल थोड़ा सा बढ़ता हुआ मिलेगा। EBITDA के अंदर कोई चेंज नहीं आता। फिर से मैं कह रहा हूँ, फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए, कंपनी लोन ले रही है या नहीं ले रही है, उससे कंपनी की मशीन की प्रोडक्टिविटी पर कोई असर नहीं आता, मजदूरों की प्रोडक्टिविटी पर कोई असर नहीं आता। कंपनी तो उसी हिसाब से अपने ऑपरेशंस करेगी, ठीक है। क्योंकि एंटरप्राइज वैल्यू चली गई ऊपर बिकॉज ऑफ द डेट, उसकी वजह से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया। यानी अगर आप चेंज इन EBITDA मेथड देखेंगे तो 17.6% का है, 10 से 11.76 पर चली गई, तो EBITDA की मेट्रिक 17.6 से ऊपर गई है। लेकिन अब यहीं पर अगर बाकी चीज़ों को हम कंसिडर करें और पी रेशो के ऊपर जाकर के देखें तो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। पी रेशो बहुत एक्सपेंसिव दिखाई देने लगेगा इसी एग्जाम्पल के अंदर। अब हम ये वाले मेट्रिक थी, ये वाले इसको कंसिडर करने वाले, इसके अंदर डेप्रिसिएशन को हमने जोड़ा, 300 वाला डेप्रिसिएशन 600 हो गया, ठीक है। ये एडिशनल एक्सपेंसेस के तौर पर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो 200 करोड़ के थे वो 400 करोड़ के हो गए, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। टैक्स जो बनता था वो 25% के हिसाब से बनता था, ये थोड़ा कम बनेगा क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट कम हो चुके हैं।
यानी इन सब एक्सपेंसेस को जोड़ करके अब नया प्रॉफिट निकाला जाए तो देखा जाएगा तो 900 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी के 900 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी के आज की तारीख में प्रॉफिट हो गए हैं 525 करोड़। ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है प्रॉफिट्स के अंदर, ठीक है। और यही EPS के अंदर कैलकुलेट होगा, अर्निंग पर शेयर गिर जाएगा। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? सिंपली अगर हम बोले जितने भी शेयर्स कंपनी के आउटस्टैंडिंग है उसको इस प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे तो हमें EPS मिल जाएगा। हमें यहाँ पे उस एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम प्रॉफिट को मार्केट कैप के साथ में कंपेयर करके उसका PE रेशो निकाल सकते हैं। मार्केट कैप कंपनी का कितना है? 17,000 करोड़। ये हमने बात की थी ऊपर। मार्केट कैप कंपनी का है 17,000 करोड़, यानी 17,000 करोड़ डिवाइड बाय प्रॉफिट्स 18.9 का PE रेशो कंपनी का यहाँ पर है। पहले वाले केस में जब डेट कम था, यही केस 17,000 के मार्केट कैप के साथ में अब क्या हो गया? प्रॉफिट गिर गया, 525 पर आ गया और PE रेशो 32.4 पर चला गया, जो कि बहुत ज़बरदस्त जंप आ गया। कितना परसेंट जंप आ गया? PE रेशो के अंदर 71.4% का जंप आ गया। रेट ऑफ चेंज PE रेशो के अंदर ज़्यादा हो गया है और PE रेशो बहुत एक्सपेंसिव दिखने लगा है इन कंपैरिजन टू दी प्रीवियस सिनेरियो। अगर हम इनको दो कंपनी से मान लें, ये कंपनी A है और कंपनी B है, इस तरीके से समझ लें तो आप बोलेंगे कि कंपनी B एक्सपेंसिव दिखेगी ऑन दी मेट्रिक ऑफ PE रेशो, PE रेशो पे एक्सपेंसिव दिखेगी, ठीक है। पर EV EBITDA को अगर आप देखोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ये कंपनी 10 के EV EBITDA पे काम कर रही है और B कंपनी 11.76 पे काम कर रही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। तो दोनों ही रेशोज़ का अपना अपना रेलेवेंस है। दोनों ही अगर दोनों केसेस में देखा जाए तो साफ पता चल रहा है कि कंपनी A और कंपनी B दोनों ही ऑपरेशनली एफिशिएंट हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कंपनी A फिर भी ज़्यादा एफिशिएंट दिखाई देती है, इन द कंपैरिजन ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू वो थोड़ी सी सस्ती भी दिखाई देती है। तो हम कंपनी A को चूज कर लेंगे। इस छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम दोनों रेशियोज़ को साथ में रख करके कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सा केस हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन से वैल्यूएशंस हमारे लिए अट्रैक्टिव हैं या नहीं है। अब इतना सब कुछ समझने के बाद में मुझे लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि EV EBITDA कितना इंपॉर्टेंट होता है और इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, पर्टिकुलरली उन कंपनीज के अंदर जिनके अंदर कैपेक्स ज़्यादा होता है। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें इसके लिए लिमिटेशन भी बन जाती है। लिमिटेशंस कैसे बन जाती हैं, अब मैं वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, मैं फटाफट वॉक थ्रू करा देता हूँ एग्जैक्टली क्या मीनिंग है लिमिटेशंस का। EV EBITDA की हमने बात की थी, सिर्फ और सिर्फ ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करता है और कैपेक्स को इग्नोर कर देता है, और इसी को ओवरकम करने के लिए हमने PE रेशियो को यूज़ किया है। ये वही पॉइंट है, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये कंपनी को सस्ता दिखा सकता है, और इस वाले जो पिछला एग्जाम्पल किया हमने वही देखा कि सिर्फ और सिर्फ EV EBITDA को देखना कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि वो कैपेक्स को कंसिडर नहीं करता, नॉन कैश एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करता, और कंपनी सस्ती दिखाई दे सकती है। ये इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। एक चीज़ है कि कंपनी हमेशा या कोई भी इंडस्ट्री परसेप्शन पर चलती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंसिडर नहीं होती हैं, और कोई भी रेशो, कोई भी बैक लुकिंग जो पुराने डेटा के ऊपर मिला हुआ आपको जो भी डेटा है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें कंसिडर नहीं होंगी। बट हाँ, फॉरवर्ड लुकिंग अगर हम कोई रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं और ग्रोथ रेट को उसके अंदर ज़्यादा डाल दें तो ये सारी चीज़ें ओवरकम की जा सकती हैं, ठीक है। एक और बेसिक चीज़ है जो कि इंटेंजिबल एसेट से जुड़ी हुई आती है। इंटेंजिबल एसेट्स इस रेशो के अंदर कंसिडर नहीं होती हैं। अब मैं फटाफट आपको अपने फाइनल वर्ड दे देता हूँ EV EBITDA मैट्रिक के ऊपर। देखिए, जब भी आप कैपेक्स इंटेंसिव इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें आपकी एक गो टू मैट्रिक होनी चाहिए वैल्यूएशंस को चेक करने के लिए, ठीक है। EV EBITDA को ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए हम चेक करते हैं। कंपनी के वैल्यूएशंस को EV EBITDA को अगर आपको यूज़ करना है तो अक्रॉस द इंडस्ट्री आप यूज़ कर सकते हो। आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्री की ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है और कौन सी इंडस्ट्री की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कम है। ये आप सीधा सीधा EV EBITDA उस इंडस्ट्री का उस इंडस्ट्री की कंपनीज को देख करके आराम से पता लगा सकते हो। कभी भी सिर्फ और सिर्फ करंट वैल्यूएशन को नहीं देखते हैं, आगे के फॉरवर्ड लुकिंग मल्टीपल्स को भी देखा जाता है। फॉरवर्ड लुकिंग मल्टीपल्स ज़्यादा मैटर करते हैं बजाय कि करंट वैल्यूएशन के, क्योंकि मार्केट हमेशा आगे देखता है। अगला पॉइंट और फाइनल पॉइंट है
कि आपको हमेशा ईवी एबिटा को अपने साइलों में नहीं देखना है, इसको कंबाइन करना है, तभी आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। पीई रेशो इम्पॉर्टेंट है, इसे हटाया नहीं जा सकता। साथ में आप ईवी एबिटा को भी जोड़ देंगे तो आपको उस कंपनी की ज़्यादा अहमियत समझ में आएगी, कि समझ में आएगा कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, कंपनी के अंदर डेट है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एज अ फाइनल वर्ड मैं आपको ईवी एबिटा के मेट्रिक के ऊपर दे सकता हूँ। सो ये वाला एक्सप्लेनेशन यहीं कंप्लीट होता है। ईवी एबिटा की इंपॉर्टेंस होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। हो सकता है कुछ चीज़ें अगर मैंने मिस की हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसे अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। आपके कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। मिलेंगे ऐसे ही जानकारी भरे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।